नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग की अभियान लगातार जारी है। ड्रोन शराब कारोबारियों के लिए काल साबित हो रहा है। पिछले 22 दिनों की अगर बात करें तो 22 दिनों में सिर्फ पटना जिले में करीब 1,58,000 किलो से अधिक जावा महुआ नष्ट किया गया है। अवैध शराब कारोबार पर ड्रोन स्ट्राइक। शराब माफिया में हड़कंप। आसमानी आग से बचना मुश्किल। नदी का किनारा, दियारा का इलाका और हर तरफ रेत ही रेत। इस रेत के बीच छुपाकर बनाई गई इन शराब भट्टियों को देखिए। इस इलाके में शराब की भट्टियों का पता लगाना रेत के बीच से सुई खोजने जैसा है। लेकिन ड्रोन ने पुलिस के काम को आसान कर दिया है। तस्वीरें समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर इलाके की हैं। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने 1 दर्जन से अधिक शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया और करीब 1500 लीटर देसी शराब और शराब बनाने के सामान को नष्ट किया। बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र के चौर इलाके और बीरपुर थाना क्षेत्र के फुलकारी में शराब की अवैध भट्टियां ध्वस्त की गईं। उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी संख्या में अवैध शराब बरामद किया गया, साथ ही जावा महुआ को नष्ट किया गया। मुंगेर में भी ड्रोन की मदद से शराब के अवैध धंधे पर सर्जिकल स्ट्राइक जारी रही। धरहरा के बरमन्नी गांव में पहाड़ के किनारे 15 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान 27 क्विंटल जावा महुआ को भी नष्ट किया गया। भागलपुर के नौगछिया में तो ड्रोन और घुड़सवार दल की मदद से दियारा इलाके में शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान गोपालपुर के 3 टंगा दियारा से 1800 लीटर अर्धनिर्मित देसी शराब बरामद की गई। ड्रोन की मदद से शहर शहर गांव गांव शराब के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसा जा रहा है। शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ ड्रोन स्ट्राइक कितना कारगर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 22 दिनों में सिर्फ पटना जिले में करीब 1,58,000 किलो से अधिक जावा महुआ को नष्ट किया गया है, जबकि 100 से अधिक शराब भट्टियों को नष्ट करने में जिला पुलिस और उत्पाद विभाग को सफलता मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ड्रोन यानी चालक रहित विमान, इसे UAV कहते हैं, यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल। असल में ये एक छोटा रोबोट होता है जो उड़ने में सक्षम होता है, जिसमें कैमरे लगे होते हैं और इसे रिमोट कंट्रोल सिस्टम की मदद से नियंत्रित किया जाता है। ड्रोन के जरिए किसी भी इलाके की निगरानी की जा सकती है। इसके कैमरों से मिले रियल टाइम इमेज से किसी की गतिविधियों पर नजर जो है वो भी रखी जा सकती है। सबसे पहले 1849 में ऑस्ट्रिया ने ड्रोन को बनाया था। इसका आविष्कार एक मानव रहित बम फेंकने वाले उपकरण के रूप में हुआ, लेकिन बाद में इसका प्रयोग कई तरह से होने लगा। बिहार सरकार ने शराबबंदी को सफल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल शुरू किया है। 21 जनवरी की अगर बात करें तो 21 जनवरी से शराब माफिया के खिलाफ ड्रोन का व्यापक इस्तेमाल शुरू हुआ। 22 दिनों में, महज 22 दिनों में सिर्फ पटना में करीब 1,58,000 किलो जावा महुआ जब्त किया गया। 100 से ज्यादा शराब की अवैध भट्टियां ध्वस्त की गईं। ड्रोन की मदद से 10 से 15 गुना ज्यादा सफलता पुलिस को हाथ लगी है। यानी ड्रोन स्ट्राइक ने शराब माफिया की कमर तोड़कर रख दी है और अब शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का विवाद बिहार तक आ पहुंचा है। मधेपुरा में सैकड़ों महिलाओं और छात्राओं ने प्रदर्शन किया और हिजाब को अपना अधिकार बताया। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन्हें भड़का कौन रहा है। हिजाब की लड़ाई शुरू हुई कर्नाटक से।
और आप पहुंची है लगभग 2000 किलोमीटर दूर बिहार तक। पहले किशनगंज और अब मधेपुरा में प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों की संख्या में मधेपुरा में छात्राओं और महिलाओं ने जुलूस निकाली। विरोध हिजाब पर लगे बैन को लेकर है। विवाद अदालत में है, लेकिन कुछ संगठन इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं। पहले सुनिए प्रदर्शन करने वाली महिलाओं और छात्राओं का क्या कहना है। ये प्रोटेस्ट हम लोग अभी हाल में ये जो कांड हुआ है मुस्कान खान कर्नाटका की एक स्टूडेंट के साथ, उसके सपोर्ट में ये प्रोटेस्ट हम लोग निकाले। रह गई बात हिजाब, वहाँ की गवर्नमेंट हिजाब पे रोक लगा रही है, जिस चीज को हम लोग नहीं मान सकते, इसलिए ये हमारा मौलिक अधिकार है। हम लोगों को चाहते हैं कि हिजाब हम लोग का इज्जत है। हम लोग मतलब कि शुरू से ही क्या हमारे पूर्वजों से ही हम लोग का हिजाब चलाया है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का कभी हिजाब हटे ही नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी हिजाब है, हमारी इज्जत है। प्रदर्शन जिला मुख्यालय के मस्जिद चौक के पास किया गया। सैकड़ों महिलाओं और लड़कियों ने हिजाब पहनकर मानव श्रृंखला बनाई और हिजाब के समर्थन में नारे लगाए। प्रदर्शन में शामिल महिलाएं हिजाब को अपनी पहचान बताने से भी पीछे नहीं रहीं। मुझे लगता है हिजाब एक पर्दा जैसे एक फोन है, फोन के जैसे ये फोन का कवर होता है, उस तरह हम लड़कियां के लिए हिजाब एक कवर है, हमें सेफ्टी है, हमें डस्टबिन से बचाता है। अदरवाइज हमारा ये पहचान है हिजाब, और हमें हिजाब पहनना अच्छा लगता है। कर्नाटक सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर जो पाबंदी लगा रखी है, उसका विरोध कर्नाटक से ज्यादा दूसरे राज्यों में देखने को मिल रहा है। विरोध की आज बिहार पहुंची। पहले किशनगंज और फिर मधेपुरा में सड़कों पर प्रदर्शन हुआ। इसे सियासी रंग भी दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही लालू यादव ने इसे सिविल वॉर तक कह दिया था। ये हिजाब को लेकर के इतने सारे सवाल उठ रहे हैं। कर्नाटक में एक लड़की जो है उसको चारों तरफ से घेर लिया गया। आपको लगता है कि ये सब कुछ चुनाव से चुनाव की बात नहीं है, ये बात समझिए। ये देश सिविल वार मोदी जी की सरकार में सिविल वार और सिविल वार होगा तो इसकी जिम्मेवारी नहीं होगी। अब सवाल यह है कि हिजाब को लेकर स्कूल कॉलेज की बच्चियों को कौन भड़का रहा है, क्योंकि जब नमाज के लिए मस्जिद जरूरी नहीं, जब नौकरी के लिए दाढ़ी जरूरी नहीं, 3 तलाक भी इस्लाम का हिस्सा नहीं, तो फिर हिजाब पर इतनी बहस क्यों? समझना मुश्किल नहीं कि क्यों हिजाब के मुद्दे को हवा दी जा रही है। इसके पीछे कौन है, क्यों है, यह भी समझना मुश्किल नहीं, लेकिन जानना यह भी जरूरी है कि भारत के नागरिकों को मिले संवैधानिक अधिकारों पर नियम क्या कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी देता है। आर्टिकल 19(2) अधिकारों पर कानून बनाकर तार्किक पाबंदियां लगाने की छूट सरकार को देता है। संप्रभुता, अखंडता के हितों के खिलाफ वर्ग विशेष को भड़काना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में आर्टिकल 19 के तहत मिले अधिकारों पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। तो ऐसे में धर्म की आड़ में शिक्षा को लेकर किसी भी सरकारी फैसले के खिलाफ सड़क पर उतर जाना, विरोध प्रदर्शन करना और बेवजह उन महिलाओं और छात्रों को भी आंदोलन का हिस्सा बनाना कहां तक उचित है। न्यूज 18 के लिए किशनगंज से तुरबसु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कर्नाटक सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा रखी है। हिजाब विवाद कर्नाटक के उडुपी में तब शुरू हुआ जब एक सरकारी कॉलेज की 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली, जबकि कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वो फिर भी हिजाब पहनकर आ गई। इसी बीच कर्नाटक में ही एक और लड़की कॉलेज में बुर्का पहनकर आ गई, जिसका कुछ लड़कों ने विरोध किया। इसके बाद इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग ले लिया। तमाम विपक्षी पार्टियां इस पर राजनीतिक रोटी सेकने में जुट गईं, जिसका नतीजा है कि बिहार के किशनगंज और मधेपुरा में भी प्रदर्शन हुए। अब अगर संविधान की बात कर लें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)
सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी देता है। लेकिन आर्टिकल 19(2) की अगर बात करें तो अधिकारों पर कानून बनाकर तार्किक पाबंदियां लगाने की छूट सरकार को दी जाती है। संप्रभुता, अखंडता के हितों के खिलाफ वर्ग विशेष को भड़काना कानूनन अपराध है और ऐसे मामलों में आर्टिकल 19 के तहत मिले अधिकारों पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, जिसका इस्तेमाल कर्नाटक सरकार ने किया, क्योंकि स्कूल कॉलेज में धर्म का आखिर क्या काम है। अब देखिए, यहाँ पर सवाल यह है कि जब नमाज के लिए मस्जिद जरूरी नहीं है, जब नौकरी के लिए दाढ़ी जरूरी नहीं है, 3 तलाक भी इस्लाम का हिस्सा नहीं है, तो फिर हिजाब पर इतनी बहस आखिर क्यों हिजाब के बहाने कट्टरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद रांची पहुंचे हैं। 15 फरवरी को रांची में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट चारा घोटाले के मामले में फैसला सुनाएगी। डोरंडा कोषागार के मामले में फैसला आएगा। इस मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के साथ 99 लोग आरोपी हैं। डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का आरोप है। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, चारा घोटाला का खुलासा साल 1996 में हुआ। उस वक्त लालू यादव राज्य के सीएम थे। चारा घोटाला बिहार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला था, जिसमें पशुओं के चारे के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ। सरकारी खजाने से 950 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। चारा घोटाला के 5 से 4 मामलों में लालू को सजा भी हो चुकी है। देवघर, दुमका और चाईबासा के 2 मामलों में लालू यादव को सजा हो चुकी है। देवघर कोषागार मामले में 3.5 साल की सजा, चाईबासा कोषागार के मामले में 5 साल की सजा। वहीं देखिए, दुमका कोषागार मामले की अगर बात करें तो उसमें 7 साल की सजा हो चुकी है और फिलहाल लालू प्रसाद यादव जो हैं वो जमानत पर हैं। लेकिन 15 फरवरी को चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में फैसला आना है। डोरंडा कोषागार के 139.35 करोड़ की अवैध निकासी का ये पूरा मामला है। डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद के साथ 99 लोग आरोपी हैं और लालू को इसमें राहत मिलेगी या जेल जाएंगे, इस पर सबके इस वक्त नजरें टिकी हुई हैं। तो बस 15 फरवरी का सभी को इंतजार है। चलिए बढ़ते आगे। 13 फरवरी यानी आज पूरी दुनिया में रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। रेडियो के शौकीन लोगों के लिए बड़ा दिन होता है, जब रेडियो के इतिहास से लोग रूबरू होते हैं और बदलते समय के साथ रेडियो को भी बदलते स्वरूप के साथ महसूस करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप 10 से प्रादेशिक समाचार सुनिए। किसी जमाने में ये शब्द, ये वाक्य गांव-गांव तक गूंजते थे। लोगों को इंतजार रहता था शाम के 7:30 बजने का, जब रेडियो पर प्रादेशिक समाचार शुरू हों और वो देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो सकें। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। पहले टीवी ने रेडियो को रिप्लेस किया और अब डिजिटल मीडिया ने लोगों के मोबाइल पर सारी जानकारी सुलभ करा दी। लेकिन जिन लोगों ने उस दौर को जिया है, वो आज भी रेडियो के महत्व को महसूस करते हैं। हम लोग बचपन में अनंत कुमार जी को समाचार सुनते थे। वो एकदम बिल्कुल लगता था समय ठहर गया है। एक एक आवाज़, एक एक शब्द झंझनाहट पैदा करती थी कान में। तो जब हमने पढ़ना शुरू किया तो मेरे दिमाग में वही बात थी। तो हम लोग यही पढ़ते थे और आज भी आवाज़ कानों में गूंजती है। ये आकाशवाणी पटना है, अब आप अनंत कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। ये जो आवाज़ थी, ये टोन था, निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं हमने उसकी नकल की होगी। बिहार में रेडियो सुनने वालों में ऐसा शायद ही कोई हो जिसने बद्री प्रसाद यादव को समाचार पढ़ते या क्रिकेट की कमेंट्री करते हुए नहीं सुना होगा। अस्सी साल के बद्री प्रसाद यादव रेडियो के उस सुनहरे दौर को याद करते हुए बताते हैं कि लोग इंतजार करते थे अपनी अपनी पसंद की खबर सुनने के लिए, लेकिन बदलते समय के साथ साथ
रेडियो में भी काफी बदलाव आया है। उस समय और अब का जो प्रसारण होता है, आसमान जमीन का अंतर है। अब इस वजह से कि एक तो नई चीज़ हो गई रेडियो, टेलीविज़न, ये दूरदर्शन बहुत कम, न के अलावा बड़े बड़े टाउन में हो सकता है दूरदर्शन ना होगा, लेकिन पटना में उस समय बिल्कुल नहीं था। ऑल ओवर इंडिया में अगर आप देखिएगा तो रेडियो की लिस्टिंग बहुत ज़्यादा थी और लोग उसको ऑथेंटिक मानते भी थे, आज भी। रेडियो उद्घोषक ध्रुव कुमार कहते हैं कि रेडियो की प्रासंगिकता कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। आज भी रेडियो की अपनी अलग पहचान बनी हुई है। हाँ, थोड़ा रंग बदल गया है। लोग अब रेडियो को अपने मोबाइल में रखकर गाने सुनते हैं। तो आज के दौर में हम ये कह सकते हैं कि अब रेडियो का जो रूप है वो मनोरंजन पे ज़्यादा ध्यान है। एफएम मनोरंजन पे है, प्राइवेट सेक्टर में रेडियो गया है। हालांकि कुछ शर्तें, उनको भी समाचार की इजाज़त नहीं मिली है, जैसे न्यूज़ चैनल्स को हैं, टेलीविज़न के रेडियो चैनल्स को नहीं है। हालांकि बहुत दिनों से मांग हो रही है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये इजाज़त मिल जाए और एक बड़ा सेक्टर, न्यूज़ सेक्टर रेडियो में जब होगा तो रोजगार के अवसर भी होंगे। बदलते समय के साथ रेडियो भी बदल रहा है, लेकिन जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है उसके मुकाबले रेडियो की रफ्तार शायद थोड़ी धीमी रह गई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज 13 फरवरी के दिन देश भर में विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। विश्व रेडियो दिवस की शुरुआत साल 2011 में की गई थी। हर साल रेडियो दिवस पर एक खास थीम तैयार की जाती है। इस साल की थीम विकास है। रेडियो प्रेमियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। कनाडा के वैज्ञानिक रेगिनाल्ड फेंसडेन ने 24 दिसंबर 1906 में रेडियो प्रसारण शुरू किया था। 1918 में ली द फॉरेस्ट ने न्यूयॉर्क के हाईब्रिज में दुनिया के पहले रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई। भारत में 1936 में पहले सरकारी रेडियो इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी। देश की आजादी के बाद इसे ऑल इंडिया रेडियो या फिर आकाशवाणी का नाम दे दिया गया। भारत में आज कुल 214 सामुदायिक रेडियो प्रसारण केंद्र हैं। एक दौर था जब हर कोई रेडियो सुनना पसंद करता था, लेकिन धीरे धीरे टीवी और मोबाइल ने रेडियो को काफी सीमित कर दिया। लेकिन रेडियो आज भी संवाद का सबसे सस्ता और अच्छा माध्यम है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो पर ही मन की बात करते हैं। कोरोना महामारी में रेडियो ने लोगों तक जरूरी जानकारियां पहुंचाई, जब ज्यादातर लोग घर में रहकर और वायरस से डरकर डिप्रेशन में आ गए थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।